हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का 50% वेटेज होता है। यानी 50% मतलब आपका जो पेपर 1 होता है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट होता है और रिसर्च मेथोडोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो जनरली आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो सारे एमसीक्यूज आज के सेशन में मैंने कवर करने की कोशिश करी हूँ। अब मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट है आपकी 6 अगस्त 2022। यानी 6 अगस्त के पहले पहले आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म को जल्द से जल्द आप फिल करिएगा। आपको सारा प्रोसेस देख लेना है। मैंने डिटेल में भी वीडियो बना रखा है, आप वो भी देख लीजिए एक बारी जाके, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अब मैं आपको बता दूं, जो कि आपका पेपर 1 होता है पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो इसके लिए हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं। आपको वीडियो लेक्चर्स हमारे देखने मिलेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करेंगे, देन एमसीक्यूज से ट्रिक्स बताएंगे सारे हम आपको। देन नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रखे हैं। इंटरव्यू के लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। मॉक टेस्ट किसी भी टेस्ट को, अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तो मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता लगता है कि आप कितना आपका प्रिपेयर हुआ है, कितना आपके और प्रिपरेशन से कौन से टॉपिक्स पर आप वीक हो। एंड फाइनली 1500 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ जो कि आपका रिवीजन करती है। सो ये सारा कोर्स आपको हम एक ही जगह पर प्रोवाइड कर रहे हैं काफी कम फी में। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 100% गारंटी वाला कोर्स है। हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारे ही कोर्स से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जल्द से जल्द हमें स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट करिए हमारे कोर्स को एक्सेस करने के लिए। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है, जिससे कि आप हमारे ऐप के 1 क्लिक में ही आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। वहां पर आपको कोई ऑप्शन नहीं आता है ऐप को डाउनलोड करिए, आप 1 क्लिक में ही सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आपको जितना सफिशियंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारा ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा। और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। Coefficient correlation between two groups is -1.09. It indicates A और N. तो इस क्वेश्चन में हमें कोरिलेशनल रिसर्च में एक कोएफिशिएंट होता है, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कोरिलेशनल रिसर्च में कोएफिशिएंट होता है जिसका नाम होता है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। तो ये साइंटिस्ट का नाम है कार्ल पियर्सन। इन्होंने एक कोएफिशिएंट दिया था कोरिलेशनल रिसर्च में, जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, और एग्जाम में इस कोएफिशिएंट से, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट से एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी पूछा ही जाता है। सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, इस कोएफिशिएंट की वैल्यू -1.09 है। सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन इंडिकेट कर रहा है, या फिर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, या फिर कॉज एंड इफेक्ट कोरिलेशन, या फिर कंप्यूटेशन में कुछ एरर्स हो गए। सो आपको याद रखना है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट जो होता है, इस कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। सो -1 से +1 के बीच में जितने भी वैल्यू होंगे वो आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट को इंडिकेट करते हैं।
अगर आपके कार्लपियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, दैट मीन्स आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स है वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेटेड है, उनमें स्ट्रॉन्गली नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर आपके कार्लपियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, दैट मीन्स आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च है, कोरिलेशनल रिसर्च में आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और अगर आपके कार्लपियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 होती है, दैट मीन्स आपके जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। सो यही इंडिकेट करता है आपका कार्लपियर्सन कोएफिशिएंट। और यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट की वैल्यू -1.09 यानी -1 से ज्यादा दिया गया है। सो ऐसी कोई वैल्यू कार्लपियर्सन कोएफिशिएंट में लाई नहीं करती है। तो यहाँ पर आपकी -1.09 वैल्यू आ रही है, मतलब आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई है कुछ कंप्यूटेशन में। अगर आपने जो आपके पास डेटा आया है, आपने जो डेटा कलेक्ट करा है, आप उसको कंप्यूट कर रहे हैं, मतलब आप उस डेटा को प्रॉपर अरेंज कर रहे हैं, आप उसको टेबुलेशन मोड में फिक्स कर रहे हो। अब जैसे भी आपके पास डेटा आ रहा है उसको आप कंप्यूट कर रहे हो, तो कंप्यूटेशन में आपसे हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो गई हो, जैसे हम कहते हैं एरर्स इन कंप्यूटेशन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, the type of error in which research study over which the researcher has no control is called. So इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रिसर्च में एक ऐसा एरर, ऐसे टाइप का एरर जिस पर रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं है, तो उस एरर को हम क्या कहेंगे? कि उस एरर को हम टाइप 1 एरर कहेंगे, या फिर टाइप 2 एरर, या फिर रैंडम एरर कहेंगे। तो याद रखिए, रिसर्च में बेसिकली मेनली 2 ही टाइप के एरर होता है, जिसे हम कहते हैं टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। अब ये एरर होते क्या है, सो आपको याद रखना है। रिसर्च में रिसर्चर हमेशा अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अब जब भी रिसर्च अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अब नल हाइपोथेसिस बताती है कि वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। और याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिसर्चर अपने रिसर्च में कौन सी हाइपोथेसिस को सिर्फ टेस्ट करते हैं। सो याद रखिएगा, रिसर्च में रिसर्चर हमेशा सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस सही निकली तो रिसर्चर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर नल हाइपोथेसिस को अगर रिसर्चर रिजेक्ट करते तो ऑटोमेटिकली आपके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिसर्चर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, जैसे हमें ऑप्शन ए और बी दिया गया है, तो ये एरर होते क्या है हम इस टेबल के थ्रू देख लेते हैं। तो टाइप 1 एरर कब होता है? जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू होती है। नल हाइपोथेसिस ट्रू होने के बाद आप उसे रिजेक्ट कर लेते हो। आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ट्रू होने पर आपने इसको रिजेक्ट कर लिया, तो ये आपकी हो जाती है टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर कब होता है? जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है। फॉल्स होने पर भी आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। फॉल्स होने पर आपने उसे क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, तो ये आपकी हो जाएगी टाइप 2 एरर। सो टाइप 1 एरर को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, टाइप 2 एरर को हम बीटा से डिनोट करते हैं। सो लेकिन हमें यहाँ पर नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से कुछ रिलेटेड नहीं ऑप्शन दिया गया है, हमें बस यही दिया गया है इस क्वेश्चन में कि ऐसा एरर जिसमें रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं हो। इस पर रिसर्चर का कंट्रोल होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर में रिसर्चर का कंट्रोल होता है, लेकिन एक ऐसा एरर जिस पर रिसर्चर का कंट्रोल नहीं होता उसे हम कहते हैं रैंडम एरर। कोई भी एरर अकर हो जाता है रैंडमली, किसी भी तरीके से एरर हो जाता है जिसमें रिसर्चर उस चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्लांट पर स्टडी हो रही है, सो टेम्परेचर उस पर अफेक्ट कर सकता है। सो टेम्परेचर ये अफेक्ट कर रहा है, तो ये रैंडमली एरर अकर हो जाता है जिस पर रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं हो। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैंडम एरर। नेक्स्ट, विच लॉ इज रिलेटेड टू सैंपल इन्वेस्टिगेशन? सो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सैंपल इन्वेस्टिगेशन से कौन सा लॉ रिलेटेड है। सो याद रखिएगा, सैंपल इन्वेस्टिगेशन होता क्या है आपको पहले पता होना चाहिए। मतलब आप जब सैंपल सेलेक्ट करते हो तो आप किस किस तरीके से सैंपल सेलेक्ट करते हो, आप कैसे सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, कितना आपका सैंपल में कितने मेंबर्स हो रहे हैं, क्या आपने ज्यादा आपके सैंपल्स को चुन लिया है, फिर आपने बहुत कम आपके सैंपल्स को चुन लिया, उसे हम कहते हैं सैंपल इन्वेस्टिगेशन। यानी सैंपल पर आप कैसे स्टडी परफॉर्म कर रहे हो, उसे हम कहते हैं सैंपल इन्वेस्टिगेशन। अब सैंपल इन्वेस्टिगेशन से आपके जो लॉ रिलेटेड होते हैं, ये दोनों भी लॉ होते हैं, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी एंड लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। ये दोनों भी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप सैंपल पर इन्वेस्टिगेशन करो तो आपको ये दोनों लॉ को फॉलो करना होता है। अब ये दोनों लॉ होते क्या है, सो हम यहाँ पर देखते हैं इस डेफिनेशन में। सो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या होता है कि आपने जो भी आपके सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली,
जो भी आपके पास सैंपल होंगे वो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तभी आप उस सैंपल पर स्टडी परफॉर्म करते हो, फिर इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते हो, और तभी आपको सही रिजल्ट भी मिलेंगे। तो उसे कहते हैं हम लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। और लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मास डेटा भी कहते हैं। याद रखना है, एग्जाम में आपको इस नाम से भी आ सकता है और इस नाम से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैंपल इन्वेस्टिगेशन में कौन से लॉ रिलेटेड होते हैं। सो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मास डेटा, ये दोनों लॉ होते क्या है? सो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, जैसे लार्ज नंबर्स लिखा है यहाँ पर, लार्ज नंबर्स का मतलब होता है कि आपका जितना ज्यादा आप सैंपल सिलेक्ट करोगे उतना कम आपके एरर आने के चांसेस होंगे, मतलब उतने एक्यूरेट आपके रिजल्ट आ सकते हैं, उतने सही आपके रिजल्ट आ सकते हैं। सो याद रखिएगा, जब भी आप आपके सैंपल का साइज लार्ज रखोगे आपके जो रिजल्ट आएंगे उतने एक्यूरेट आएंगे, उतने सही आ सकते हैं, और इस केस में आपके जो सैम्पलिंग एरर है वो भी रिड्यूस हो जाता है। सो सैंपल इन्वेस्टिगेशन में ये दोनों भी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये दोनों भी लॉ सैंपल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ। नेक्स्ट, एक्शन हाइपोथेसिस आर बेस्ड ऑन। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि एक्शन हाइपोथेसिस कौन से ऑप्शंस पर बेस्ड होंगी। अब एक्शन हाइपोथेसिस ये होती क्या है? सो एक्शन वर्ड आ रहा है, दैट मींस इट इज रिलेटेड टू योर एक्शन रिसर्च। ओके, सो एक्शन रिसर्च में जैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ इमीडिएटली उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, इसीलिए हम उसे कहते हैं एक्शन हाइपोथेसिस, सॉरी एक्शन रिसर्च। अब एक्शन हाइपोथेसिस क्या होती है? एक्शन रिसर्च में हम जब भी प्रॉब्लम के अगेंस्ट कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, सो उसके अगेंस्ट कुछ हाइपोथेसिस मेड करने को हम कहते हैं एक्शन हाइपोथेसिस। अब जैसे मैंने आपको इसके पहले भी कई लेक्चर्स में बताया कि एक्शन रिसर्च आपकी टीचिंग फील्ड में ज्यादा यूज करी जाती है, एजुकेशनल फील्ड में ज्यादा यूज करी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्शन रिसर्च में आप एक्शन हाइपोथेसिस कैसे बनाओगे कि मान लीजिए एक क्लास में एक टीचर है, वो बच्चों को बता रही है कि मैप को किस तरीके से रीड करना है, किस डायरेक्शन में मैप को देखना है। अब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है किस डायरेक्शन में आपको मैप है और मैप को रीड करना है। तो यहाँ पर टीचर क्या करेगी, इसके अगेंस्ट हाइपोथेसिस ले डाउन करेगी कि मैं और किस तरीके से बता सकती हूँ कि बच्चों को किस वे में कितना इजी मेथड होगा कि मैप को रीड करना। से यहाँ पर टीचर इमीडिएटली कुछ हाइपोथेसिस ले डाउन करेगी और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देगी। सो एक्शन हाइपोथेसिस किस चीज पर बेस्ड होती है? प्रॉब्लम पर, क्योंकि एक्शन रिसर्च भी हमारी प्रॉब्लम पर ही बेस्ड होती है, जिसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मतलब प्रॉब्लम को कुछ कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का क्या कॉज है उसे हम सॉल्व करने के लिए एक्शन हाइपोथेसिस का यूज करेंगे। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉज ऑफ हाइपोथेसिस। एक्शन रिसर्च में कोई थ्योरी का आप यूज नहीं करते हो, और रिसर्चर्स के एक्सपीरियंस का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि किसी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाता है, यानी प्रॉब्लम का हम कॉज फाइंड आउट करते हैं, और एक्शन हाइपोथेसिस इसी पर बेस्ड होती है कि प्रॉब्लम का क्या कॉज हो रहा है। नेक्स्ट, The snowball sampling method is useful when the universe is small and dash. इस क्वेश्चन में हम पूछ रहे हैं कि आप स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड जब यूज करते हो तो आप कब यूज करोगे? जब आपकी यूनिवर्स स्मॉल होती है, और क्या होती है आपकी यूनिवर्स? क्या स्कैटर्ड होती है, स्पेसिफिक होती है, जनरल होती है, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड होती है? तो हम पहले देखते हैं कि स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है। सो स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिसमें रिसर्चर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रिसर्चर नहीं प्ले करते, यहाँ पर आपके जो रिस्पोंडेंट होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये रिसर्चर है, रिसर्चर को स्टडी करना है पर्टिकुलर जो सिटी है, उस सिटी में रहने वाले जो पर्सन है कितने पर्सन ड्रग कंज्यूम करते हैं। तो जो भी ड्रग कंज्यूम करते हैं ये इजीली अपने आप को एक्सपोज नहीं करते हैं पर्सन, तो यहाँ पर रिसर्चर को उनके कुछ एक दो लोग मिल जाते हैं, और उन्हीं एक दो लोग को रिसर्चर कहते हैं कि तुम और पर्सन को और रिस्पोंडेंट को सिलेक्ट कर लो जो ड्रग कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये ड्रग कंज्यूम करते हैं, इनको पता होगा कि और ऐसे कौन से पर्सन है इस पर्टिकुलर सिटी में जो ड्रग कंज्यूम करते हैं, तो ये पर्सन और लोगों को सिलेक्ट कर लाएगा, फिर ये पर्सन भी और लोगों को सिलेक्ट कर लाएगा। सो यहाँ पर स्नोबॉल सैम्पलिंग में मेनली जो यूनिवर्स होती है वो बहुत स्मॉल होती है, क्योंकि इजीली लोग खुद को एक्सपोज नहीं करते कि हम ड्रग कंज्यूम करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं करेगा, इसीलिए एक दो परसेंट रिसर्चर को मिल जाते हैं, और उन्हीं लोगों से रिसर्चर कहते हैं कि तुम और रेस्पोंडेंट को सिलेक्ट कर लाओ। तो याद रखना, स्नोबॉल सैम्पलिंग में आपकी जो यूनिवर्स होती है वो काफी स्मॉल होती है एंड स्पेसिफिक होती है, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक टॉपिक पर ही, कुछ स्पेसिफिक लोगों पर ही आप रिसर्च कर पाओगे जो सिर्फ और सिर्फ ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं।
सो आपके जो यूनिवर्स है स्कैटर्ड नहीं होती, मतलब ज्यादा फैली हुई नहीं होती, बहुत कम होती है, सो स्कैटर तो हो नहीं सकता ऑप्शन। इसी तरीके से जर्नल भी नहीं हो सकती, आपकी स्पेसिफिक होगी क्योंकि यहाँ पर आपके पास बहुत ज्यादा लोग नहीं है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। फिर कॉन्सेंट्रेटेड यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में एकदम स्पेसिफिक, ये भी नहीं हो सकती है। लेकिन आपकी जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड में आपकी जो यूनिवर्स होती है बहुत स्मॉल होती है और एक स्पेसिफिक होती है, इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी स्पेसिफिक। नेक्स्ट, when data collected is passed through one statistical method, organization, classification, tabulation, computation, etc. are called. इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, आपने एक डेटा कलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल उस डेटा पर आपने एक स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करा, मतलब आपने उस डेटा का मीन निकाला होगा, उसका मीडियन, मोड, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, देन उसको ऑर्गेनाइज किया, आपने उसको सिस्टमैटिकली उसको प्लेस किया, देन उसको आपने क्लासीफाई करा, जिस ग्रुप में उस डेटा को होना चाहिए वहां पर आपने प्रॉपर उसको अरेंज कर दिया, देन टैबुलेशन कर दिया, मतलब आपने टेबल में उस डेटा को फिल कर दिया, एंड देन लास्ट आपने कंप्यूट कर दिया वैल्यूज को। सो उसे हम क्या कहते हैं, उस डेटा को। सो याद रखना, जब भी आपके पास जो डेटा मिल रहा है आप उस पर कुछ अप्लाई कर रहे हो, जैसे स्टैटिस्टिकल मेथड, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसको क्लासीफाई कर रहे हो, तो उससे हम कहते हैं कोई प्रोसेस डेटा होता है, क्योंकि आप उस डेटा पर कुछ काम कर रहे हो, तो उस डेटा को बोलेंगे हम एक प्रोसेस डेटा। उसको आपने एक प्रॉपर वे में जो इन्फॉर्मेशन लग रही है आपने सिर्फ उतना ही रखा, जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको आपने डिलीट कर दिया, सो उसे हम कहेंगे वो एक प्रोसेस डेटा हो जाएगा। अब रॉ डेटा क्या होता है, रॉ डेटा वो होता है जो एक ओरिजिनल डेटा हो या फिर अनऑर्गेनाइज्ड डेटा हो, मतलब ऐसा डेटा जो आप मान लीजिए आपने सैंपल पर स्टडी परफॉर्म किया और सैंपल से आपको जो डेटा मिल रहा है आप उसे बोलोगे ओरिजिनल डेटा, क्योंकि यहाँ पर आपने उस डेटा को ना ही आपने उसका स्टैटिस्टिकल मेथड से कुछ अपने मीन मीडियन निकाला उसका, ना उसको ऑर्गेनाइज किया, ना आपने उसको क्लासीफाई किया, बस आपको एक डेटा मिल गया सैंपल से। सो वो एक ओरिजिनल डेटा अगर अनऑर्गेनाइज्ड होगा, जिसका आपने उसको कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया, उस पर कुछ मेथड्स ने अप्लाई किए, उसको क्लासीफाई नहीं किया, तो उसे हम कहते हैं एक रॉ डेटा। सो रॉ डेटा और अनऑर्गेनाइज्ड डेटा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी इज पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा क्या होता है, जो आपका खुद का डेटा हो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका नेम, सरनेम, आपका एड्रेस, सो ये सारे आपके पर्सनल डेटा हो जाएगा। सो पर्सनल डेटा को आप ना ही उस पर आप स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई कर सकते हो, ना ही उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोसेस डेटा। नेक्स्ट, क्वेश्चनियर शुड हैव फॉलोइंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है क्वेश्चनियर जो होता है, जो कि आपका एक डेटा कलेक्शन टूल होता है, तो क्वेश्चनियर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं या फिर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जनरली क्वेश्चनियर में प्रेजेंट हो सकते हैं। सो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। डेटा कलेक्शन टूल्स जैसे क्वेश्चनियर्स, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशंस, ये जो आपकी डेटा कलेक्शन टूल्स है, इन पे आपको कंपलसरी 1 और 2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर कंपलसरी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चनर है, क्वेश्चनर क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें एक लिस्ट होती है, उसमें सारे रिसर्चर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देते हैं और रिसर्चर जो रिस्पोंडेंट्स है उस रिसर्चर के आंसर्स का रिस्पॉन्स करते हैं। सो क्वेश्चन क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं, रिसर्च पहले से ही इनको डिसाइड कर लेते हैं क्वेश्चंस को, और जो आपके रिस्पोंडेंट है उनको बस यहाँ पर रिस्पॉन्स करना होता है। सो याद रखिएगा, क्वेश्चनर जो होते हैं, क्वेश्चनर में ना 20 क्वेश्चंस होते हैं, ना 30, ना 40, मतलब क्वेश्चनर में जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ 10 ही क्वेश्चन पूछ सकते हो आपके रिस्पॉन्डेंट से, या फिर सिर्फ आप 30 क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होता है। आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको चाहिए कि आपका जो सर्वे है, सर्वे में आपकी नीड के अकॉर्डिंग चाहिए, मतलब आपको ज्यादा क्वेश्चंस पूछना है, आपका जो ज्यादा डेटा आपको कलेक्ट करना है, तो आप ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, जैसे 50 पूछ लिया आपने, 100 भी पूछ सकते हो, आप 200 भी पूछ सकते हो, तो अनलिमिटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो आप आपके क्वेश्चनेयर्स में। तो यहाँ पर कोई आपके पास स्पेसिफिक नंबर नहीं होता है कि आपको सिर्फ 30 पूछना है, 40 पूछना है, तो आप आपके नीड के अकॉर्डिंग पूछ सकते हो। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सर्वे। नेक्स्ट, What distinguishes the experimental method from the quasi-experimental method? इस क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में डिफरेंस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, कई पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सेम क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, डिफरेंट पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। और मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड, और जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और मॉडरेटिंग वेरिएबल और नेक्स्ट होता है कंफाउंडिंग वेरिएबल।
सो इन वेरिएबल्स पर आपको कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक्सपेरिमेंटल और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है। सो अब मैं बता दूं आपको, एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो सेम चीजें होते हैं, जिनमें इन दोनों में डिफरेंस नहीं होता है, जो सिमिलर चीजें होते हैं, वो होती है साइंटिफिक स्टेटस, यानी आप साइंटिफिक वे से आपकी स्टडी परफॉर्म करते हो, साइंटिफिक वे से रिसर्च करते हो, उसमें आप साइंटिफिक थियोरीज, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज करते हो, सिस्टमैटिक मैनर में आप आपके रिसर्च परफॉर्म करते हो। उसी तरीके से ऑप्शन बी, एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये दोनों में भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल था, आप बेसिकली इसको ऑब्जर्व करते हो, दोनों में आपका इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का रोल सेम ही प्ले होता है दोनों भी मेथड में। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी एंड सी, ये तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों भी ऑप्शंस में आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड के डिफरेंस नहीं दिए हैं, बल्कि तीनों भी ऑप्शन में इन दोनों मेथड्स की सिमिलैरिटीज आपको दी गई है। अब जो डिफरेंस होता है आपके एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में, ये होता है कि आपके जो आप रैंडम असाइन करते हो पार्टिसिपेंट्स को, ये रैंडमली आप असाइन नहीं कर सकते आपके क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में। अब जैसे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में आप आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इनको मैनिपुलेट करते हो, इनको रैंडमली आप असाइन करते हो, लेकिन ऐसा आप क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में नहीं करते हो, क्योंकि क्वाजी का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल। ओके, आप आर्टिफिशियली, आप नेचुरल वे में इसको परफॉर्म नहीं करते हो, इसीलिए आप क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप डायरेक्टली आपके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको रैंडमली असाइन नहीं करते हो, ना ही आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हो। तो यही डिफरेंस होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू कंडीशंस। नेक्स्ट, डैश इज द वे टू सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम इन अ सिस्टमैटिक वे। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि हमें दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम हमारी जो रिसर्च की प्रॉब्लम होती है उसे हम एक सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करते हैं। यानी मान लीजिए आपकी कुछ रिसर्च की प्रॉब्लम है, XYZ आपकी कुछ रिसर्च की प्रॉब्लम है, यहाँ पर अपने इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, तो आप क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक मैनर में आपको रिसर्च की प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो। आप आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम कैसे भी जिगजैग मैनर में सॉल्व करोगे तो आप अभी कभी रिसर्च ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो रिसर्च होती है ये 1 और 2 मंथ्स की नहीं होती, आपकी रिसर्च आपको 3 to 6 years तक आपकी रिसर्च चलती है। तो आपको एक सिस्टमैटिक वे में आपको रिसर्च को परफॉर्म करना होता है, या फिर आपकी रिसर्च की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करना होता है। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में करते हैं। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी में, जैसे कि मैंने आपको अभी तक बताया है, आप किस तरीके से आपको स्टेप्स फॉलो करना है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में हर एक चीज आती है, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरीके से आपको उसको कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करना है, रिसर्च के में आपको कौन कौन से एथिक्स फॉलो करना है, किस तरीके से आपको रिसर्च परफॉर्म करना है, कौन से प्रोसीजर, कौन से मेथड्स, कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, किस तरीके से आपको रिपोर्ट लिखना है, उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं, वो सारी चीजें आप सिर्फ और सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी में परफॉर्म करते हो। सो याद रखिएगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी एक ऐसा वे है जिसमें आप आपकी जो रिसर्च है, रिसर्च की प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करते हो, यानी स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप्स के पीछे आपके कुछ ना कुछ लॉजिक होगा और प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप आपके रिसर्च को परफॉर्म करते हैं। तो सिर्फ ऐसा आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए, टेक्निक। टेक्निक क्या होता है, एक मेथड, सिर्फ एक मेथड है। सिर्फ अगर आप आपकी रिसर्च में सिर्फ मेथड यूज करो तो क्या आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे? नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी, रिसर्च प्रोसीजर। रिसर्च में आप कौन कौन से प्रोसीजर यूज कर रहे हैं, कौन कौन से मेथड्स अप्लाई कर आपके रिसर्च को सॉल्व करें। अगेन प्रोसीजर का मीनिंग होता है मेथड्स। सो रिसर्च में सिर्फ आप मेथड्स यूज करोगे तो आप आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी, रिसर्च प्रोसेस। सिर्फ आप आपके रिसर्च के प्रोसेस, यानी आप रिसर्च के कुछ जैसे 7 to 8 स्टेप्स है, उन्हीं स्टेप्स को, उन्हीं प्रोसेस को अगर परफॉर्म करोगे तो क्या आप आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे? ये भी हम नहीं कह सकते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी एक ऐसा वे है जिसमें आप आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करते हो। नेक्स्ट, written documents, newspapers, diaries, letter, trip description, etc. are the source of information used in. So इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि आपके पास कुछ written documents है, जैसे न्यूज़पेपर, डायरीज, लेटर्स, ट्रिप डिस्क्रिप्शंस। सो ये सारे जो सोर्सेज है, इन सोर्सेज से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप कौन से मेथड में इन सोर्सेज की इन्फॉर्मेशन को यूज करोगे।
सो याद रखिएगा, जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च में, हिस्ट्री में भी आप जैसे पढ़ते हैं, आपके पास सारा पुराना डेटा होता है, यानी पास्ट में जो भी फेनोमेना अकर होता है उसको बताया जाता है। उसी तरीके से जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो न्यूज़पेपर, डायरीज, लेटर, यहाँ पर आपका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये सेकेंडरी होता है, यानी ये ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है। सो जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है ये हिस्टोरिकल मेथड में आप यूज करते हो। यानी हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है, जैसे पास्ट में जो हिस्ट्री हैपेंस होती है, जैसे वर्ल्ड वॉर, इंडियन हिस्ट्री, ये सारी जो हिस्ट्री होती है सारी आपको हिस्ट्री बुक में देखने मिलती है। तो वही होता है आपका हिस्टोरिकल मेथड। हिस्टोरिकल मेथड में ऑलरेडी जो अवेलेबल सोर्सेस है उसी का यूज करा जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है और ये देखा जाता है कि प्रेजेंट में इसका कुछ यूज होता है या फिर यूज है या फिर नहीं है। सो यहाँ पर ये जो डेटा है, ये जो सोर्सेस आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, आप ये हिस्टोरिकल मेथड में यूज करोगे। अब रिमेनिंग ऑप्शंस में हम देख लेते हैं, जैसे केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में क्या होता है, आप 4 to 5 पीपल का ग्रुप बना लेते हैं और एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज कर लेते हैं, एक स्पेसिफिक टॉपिक चूज कर लेते हैं और उस पर आप डिस्कशन कर लेते हो। जैसे मान लीजिए आपको कोई न्यू टॉपिक, आपको जैसे मान लीजिए आपको कोई न्यू फोन लॉन्च करना है, तो उस फोन के बारे में आप उस पर्टिकुलर ग्रुप में 4 to 5 ग्रुप में आप 4 to 5 लोगों के बीच में आप उस टॉपिक को डिस्कस करोगे। सो यहाँ पर केस स्टडी मेथड से आपके पास जो भी डेटा आपको मिलेगा, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, एक न्यू मिलेगी। सो यहाँ पर आप केस स्टडी मेथड में पुरानी इंफॉर्मेशन नहीं यूज कर सकते। इसी तरीके से स्टैटिस्टिकल मेथड क्या होता है, जिसमें आप कोई मैथमेटिकल फॉर्मूलाज परफॉर्म कर कोई सॉल्व करते हैं, सोल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। जैसे किसी का मीन निकालोगे, पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसका मीन निकालोगे, मीडियंस का, स्टैंडर्ड डिविएशन। सो ये सारे आपके मैथमेटिकल से रिलेटेड टर्म्स है। सो स्टैटिस्टिकल मेथड में भी आप न्यू इंफॉर्मेशन जनरेट करते हो। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी इवैल्यूएशनरी मेथड। इवैल्यूएशनरी मेथड क्या होता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी की जाती है, उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए इवैल्यूएशनरी मेथड का यूज करा जाता है। जैसे जीन्स हो गए, ऑफस्प्रिंग्स, जीन्स, पेरेंट्स से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सो ये सारी चीजें जो होती है ये इवोल्यूशनरी मेथड में यूज करी जाती है। ज्यादा करके बायोलॉजी फील्ड से ज्यादातर रिलेटेड होती है। सो यहाँ पर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिस्टोरिकल मेथड। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।